चष्मा खरेदी करा लोनवर. स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्सची धमाकेदार ऑफर. सिंधुदुर्गात प्रथम चष्मा लोनवर खरेदी करण्याची सुविधा. स्पेक्ट्रोमार्ट ऑप्टिकल्स, सनराइज टॉवर, महाडिक कंपाऊंड, नरडवे फाटा, कणकवली. गोगटे सांस्कृतिक भवन, आपला बाजार समोर, दामसंडे, देवगड रोड. मोबाईल 841201 9084 96 73 73 64 59. बजाज फायनान्स. अटी आणि शर्ती लागू. फेस्टिवल ऑफर. चष्मा फक्त 599 रुपये पासून पुढे. गॉगल 199 रुपये पासून पुढे. अनुभवी नेत्र चिकित्सक. प्रोग्रेसिव्ह लेन्स. मुलांच्या ऑनलाईन अभ्यासासाठी ब्ल्यू ब्लॉक लेन्सेस आणि सोल्युशन्स. विक्रीनंतर चष्म्याचे रिपेरिंग आणि मेंटेनन्स मोफत. आमच्या सर्व्हिस शाखा सावंतवाडी, मालवण, वैभववाडी, बांदा, शिरोडा, आरोंदा. और जो लंबे समय से मुंबई आने पर मिलते रहे, ऊर्जा देते रहे, दूसरे उर्मिला पवार जी, मैं विशेषकर दो नाम इसलिए आरंभ लिए कि पिछली शताब्दी से लेकर नई शताब्दी तक आते आते बम्बई, नागपुर, नासिक, जहाँ भी महाराष्ट्र में हम लोग गए, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुलाकातें हुई वो माने JB पवार जी से और उर्मिला जी से. साथियों, मैंने अभी 3-4 महीने से कुछ बौद्ध धर्म पे काम शुरू किया. काम पहले से चल रहा था, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ कि कोई प्रशासक ने कहा विश्व में बौद्ध धर्म की यात्रा. अभी लुम्बिनी गया नेपाल में, और मुझे आना था तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कुछ मैंने पढ़ा और साथियों ने बताया कि सम्राट अशोक के जो साम्राज्य की जो विरासत है, और उस विरासत के प्रतिनिधि जो आप सब बैठे हैं, उनको मेरी ओर से जय भीम. पिछले दिनों मैंने गैलोमेट की किताब पढ़ी थी, कोंकण पर मैंने काफ़ी चीज़ें मालूम हुई. बाबा साहब का मूल माने कोंकण, उसी का एक हिस्सा माने जहाँ मैं आज खड़ा हूँ आप लोगों के बीच. मेरा बम्बई आगमन पूना काफ़ी जगह रहा, और एक सदी बीत गई, यानी कि पिछली सदी बीत गई, नई सदी आ गई. गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़, मैं बराबर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में आता रहा. यहाँ से लौटता घर, पत्नी पूछती क्या लाए मेरे लिए वहाँ से. मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पास जवाब है. मेरे पास जवाब नहीं है, वो आप लोगों के द्वारा मिला हुआ सम्मान, प्रेम ही मेरा जवाब है. मेरे मित्र सुनील हितकर जी सुबह लेने के लिए आए. राजेंद्र मुंबईकर जी, मेरे सामने राम मोहन जी बैठे हुए हैं, मेरे पुराने वानसेक के साथी सूर्यकांत कदम जी, और बहुत सारे माने मेरे साथियों, जिन लोगों से मैं मिलता रहा और जिनसे मुझे कुछ मिला सीखने को, उनको आशा कामले जी, बहुत सारे साथी से मिलता रहा. मुझे याद है कि दादा साहब रूप पते से लेकर और
पवार साहब का, मैं फिर उनका नाम ले रहा हूँ। तो अगर गिनती की जाए तो मतलब हम समझते हैं कि कोई शायद नहीं कोई बचा साथी जिससे मैं ना मिला हूँ या वो मुझसे ना मिले हूँ। साथियों, बहुत सारे जो बाधाएं हमारे सामने होती हैं जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, तो वो बाधाएं टूटी, कुछ माने बहुत सारी बाधाएं टूटी हैं भाषा के लेवल पे और अलग अलग स्तर पर। मैं कुछ जानकारी जैसे मुझे कहा गया और वो ज़रूरी भी है बताना। बहुत सारे साथियों को मालूमात है उत्तरी भारत में बाबा साहब के साथी कौन कौन थे। बाबा साहब को मैं बल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाबा साहब को बल देने वाले साथी, बल शब्द में जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि दिल्ली में अगर नानक चंद रत्तू ना होते, डॉक्टर सोहनलाल शास्त्री ना होते और बहुत सारे लोग, तो बाबा साहब को उस तरह से सुविधा मतलब बहुत सारे कार्य जो बाबा साहब कर रहे थे उनको बाधाएं आती। ये जानबूझ कर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जितने लोग यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं, शायद ही, बुरी लग सकती है बात, शायद ही बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है कि बाबा साहब जब वायसराय काउंसिल के मेंबर थे दिल्ली में 26 अलीपुर रोड, उसके पहले जहाँ जहाँ वो रहे पृथ्वीराज रोड रहे, कौन कौन लोग मिलते थे। पंजाब से कौन आते थे, हरियाणा से कौन आते थे, हिमाचल प्रदेश से कौन आते थे। तो वो सब जानकारी साथियों होनी चाहिए। महाराष्ट्र के प्रगतिशील दलित शब्द का मैं बहुत कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी बहुजन कर सकता हूँ, अम्बेडकर भी साथी कर सकता हूँ। तो उनको मालूमात होनी चाहिए कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किस किस तरह से आगे बढ़ाने का काम, उनके दर्शन को फैलाने का काम लोगों ने किया। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा और मैं इतिहास पढ़ाया हुआ है। बांधसेठ में मैं जब जुड़ा मानव कांशीराम जी से, मैं लेक्चरर था, परमानेंट नौकरी मैंने छोड़ी और बहुजन संगठन का मैं एक्टिंग एडिटर रहा कुछ समय। उसके बाद फिर एक अलग कहानी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं उस शहर का बासिंदा रहा जिस शहर में 3 मई 1953 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए। मेरा परिवार, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे पड़ोसी, वो एक उस समय जो पंफलेट छपा जिसमें बाबा साहब को आर्थिक मदद देने की बात की गई थी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर भवन नई दिल्ली में उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी लगी थी। वो पंफलेट हमने छापा, वो पंफलेट पुराना मैंने निकाला, उसको बयान पत्रिका भी मैंने दिया। तो मेरे बहुत नज़दीक है, तो उसमें वो पूरी एक लिस्ट है कि कौन कौन लोगों ने मदद किया, कौन कौन लोगों ने इस तरह से किया। मैं एक और दूसरा कारण ये है कि बाबा साहब का जिक्र मैंने इसलिए कहा कि बाबा साहब मेरठ में आए तो बाबा साहब ने हम सब लोगों को बल दिया, प्रेरणा दी और हमें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे माने हमको सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से किया। मेरे पिताजी ने 1942 में हाई स्कूल किया और 1-2 साल बाद उनकी सरकारी नौकरी लग गई। शिक्षा का महत्व पता चला, बाबा साहब ने शिक्षा की बात की। उसके बाद दिल्ली में बाबा साहब रहते थे। बिहारी लाल हरीश दिल्ली में एक बड़े कवि थे जिन्होंने जय भीम
शब्द को लेके बहुत लंबी कविता की। और चांदनी चौक में बाबा साहब को आना था और कम से कम 15-20 हज़ार लोग आने इकट्ठा हो गए थे, किसी कारण से नहीं आ सके। तो एक ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि चांदनी चौक में बाबा साहब की मीटिंग का आयोजन किया गया था। नानक चंद्र तो मेरे करीबी रहे हैं, पड़ोस रहे हैं, मैं पश्चिमिया रहता हूँ। सोहनलाल शास्त्री की मैं बहुत सम्मान करता रहा, पटेल नगर रहते थे, बाबा साहब के साथ रहे। उनकी किताब आई है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मेरे 25 वर्ष। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे भीतर इजाफा होता रहा। और मैं ये कहता हूँ कि एक लेखक को अपने घर, अपनी बस्ती, अपने शहर, अपने राज्य से बाहर निकल के देखना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों को, बिना जाति, बिना धर्म, बिना नस्ल का भेद किए। इसलिए उस लेखक, उस कवि, पत्रकार के व्यक्तित्व और कृतित्व में विकास होता है, प्रसार होता है, उसको कुछ नई बातें मिलती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसके जीवंत प्रमाण हैं हमारे सामने, मुझे कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो साथियों, बाबा साहब जब कानपुर आते हैं, बाबा साहब जब आगरा 2 बार गए, मैंने लिखा वहाँ जो बुद्ध विहार, पूर्वोदय बुद्ध विहार में मेरी छोटी किताब आई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तब खुद बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था आगरा में, तो बाबा साहब वहाँ रहे। किसी ने मुझे बताया कि पूना के अंदर भी एक बुद्ध विहार ऐसा था जो वो भी, कि 2 बुद्ध विहार पूरे देश में रहे, हो सकता तीसरा भी हो, मालूमात नहीं है। तो आगरा में बाबा साहब आए। कानपुर की एक विशेष घटना बताना चाह रहा हूँ मैं। कानपुर और आगरा में जूतों का काम होता था, दलित समाज के लोग, कानपुर में भी। और कानपुर में बाबा साहब आते हैं, ट्रेन से आते हैं और रेलवे स्टेशन से लेकर कम से कम 3 किलोमीटर जिस व्यक्ति ने बुलाया उनके घर तक पूरा कालीन और गलीचा बिछा दिया गया बाबा साहब। केवल एक आदमी, दलित 2 आदमियों ने मिलकर ये काम किया। पूरा रेलवे स्टेशन से घर तक जो है ना, बाबा साहब का सम्मान किया। बाबा साहब लखनऊ जाते हैं, छेदीलाल साथी एक बहुत हमारे वरिष्ठ साथी रहे हैं, उनसे मिलते हैं, वो बात करते हैं। बाबा साहब की जो लाइब्रेरी रही वहाँ, देवीदास अलग व्यक्ति थे, वो भी जाते। देवी दयाल जी ने बाबा साहब की लाइब्रेरी को काफ़ी माने देखते थे, सफाई करते थे, बाबा साहब के पास जाते थे। मेरठ में मेरी बस्ती में डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना हुई जब मैं बच्चा था, माने मेरी उम्र 5 साल थी। बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ तो उसके तुरंत बाद हमारे बस्ती में पुस्तकालय की स्थापना हुई और बुद्ध वंदना हम लोग करते थे। माने एक बीज जो मेरे भीतर उस दौरान 60 के दशक में आया, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो बीज एक पेड़ के रूप में आज विकसित हुआ। साथियों, बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ, मैंने लिखा मेरी अपनी आत्मकथा, अपने पिंजरे, हिंदी बैच की पहली आत्मकथा, कि हमारी बस्ती में किसी घर में कोई चूल्हे में कोई आग नहीं जलाई गई थी। एक 100 का पूरा एक मतलब पूरी बस्ती वो डूब गई थी और वहाँ कोई खाना किसी ने नहीं खाया था। बहुत सारे
नाम बता सकता हूँ, समय नहीं है। नागपुर आता था, प्रोफेसर कवाले से मिलता था, बहुत सारे माने आना जाना। और एक नाम और, डॉक्टर भगवान दास जी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते थे, वो बाबा साहब के पास अक्सर जाता है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु संभवतः, एक नाम और मेरे को याद आ जाएगा अभी, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु उत्तरी भारत के पहले दलित लेखक थे जिन्होंने बाबा साहब पर उनकी जीवनी लिखी, संभवतः 1947 में। डॉक्टर D.R. जाटव देश के, संभवतः मुझे साथी बताएं, डॉक्टर D.R. जाटव मेरी अपनी जानकारी में देश के पहले व्यक्ति जिन्होंने बाबा साहब पर PhD की 60 के दशक में। बाबा साहब का एज ए फिलोसफी, उसकी मैं 2 मिनट में ये बताना चाह रहा हूँ। उनकी आत्मकथा भी आ गई अंग्रेजी में कि 60 के दशक में आगरा में बाबा साहब पर PhD करने के लिए उन्होंने आवेदन किया। तिवारी कोई उनके गाइड बाद में बने। तिवारी उनको सपोर्ट करते थे, ब्राह्मण थे, लेकिन दूसरे ब्राह्मण, दूसरी जाति के लोगों ने अपोज किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम केवल सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, वो कुछ नहीं थे इनके अलावा, ऐसा जाटव जी ने लिखा। और जद्दोजहद हुई, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जद्दोजहद होते रहे। वो बार बार डॉक्टर जाटव कहते थे कि बाबा साहब एक देश के बहुत विद्वान आदमी रहे हैं, दर्शन शास्त्र रहे हैं, मनोविज्ञान पर उनका बहुत पकड़ रही है। अंततः माने उनको स्वीकृति मिली और उन्होंने PhD की। देश के पहले आदमी डॉक्टर जाटव जिन्होंने लगभग 40 किताबें अंग्रेजी हिंदी में बाबा साहब के दर्शन को लेकर लिखी, राजस्थान में, अब वो हमारे बीच में नहीं है। साथियों, मैं 70 और 90 के दशक में, 70 और 80 के दशक में टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा, नवभारत टाइम्स के लिए लेखन किया। उसका इजाफा ये हुआ कि बहुत सारे एडिशन नवभारत टाइम्स के छपते थे। जनसत्ता में लिखा, बाद में जगह जगह लिखा। नामांतरण आंदोलन जब शुरू हुआ, मैंने नामांतरण आंदोलन के भी लिखा, वो नवभारत टाइम्स के अंदर आलेख के रूप में छपा। मैं आता था, लोगों से मिलता था। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं अगर महाराष्ट्र नहीं आता तो, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे भीतर एक मिलिटेंसी नहीं आती। मैं अगर मराठी भाषा नहीं सीखता तो मैं 60% मराठी भाषा समझ लेता हूँ। अभी कुछ लोग भाषण दे रहे थे तो मैं थोड़ा बहुत समझ रहा था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आनी कश्मीर समस्या, उसका अनुवाद भी मैंने पिछली शताब्दी में कर दिया था मदद से। हमारी बीच उर्मिला जी बैठी हुई हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जो किताब में सहयोग दिया था, आमिर याद भरबला, उसको हमने हिंदी में माने वो लिखा। रवि तिलक और शेखर जी की मदद से वो किताब आगे गई माने। साथियों, लिखना एक व्यवसाय बन चुका है और व्यवसाय था। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ, संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। एक लेखक लिखता है, उसके बाद किताब छपती है, उसके बाद उसको पुरस्कार मिल जाता है, या सरकारी क्षेत्र के तहत उसको कोई बड़ा पद मिल जाता है, तो उसकी वो मंजिल, वो अधिकांश लेखक ऐसा समझते हैं कि उसको उसकी मंजिल मिल गई।
इसके आगे कुछ नहीं। मैंने इसको चेंज किया है व्यक्तिगत रूप से खुद पहले, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले खुद आप बदलो तब आप दूसरों को बदलने की माने जरूरत करें, सबक सिखाएं। केवल एक उदाहरण दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर हिंदी का पहला उपन्यास वो मैंने अक्टूबर 2012 में लिखा, अक्टूबर 2012 में छपा। 305 पेज का उपन्यास, कीमत केवल 75 रुपया। उसकी एक कहानी सुन लीजिए। बड़ा पब्लिशर, बनिए पब्लिशर होते हैं, हम लोग वहीं छपाते हैं। 25,000 रुपया मुझको एडवांस वो दे रहा था। मैंने कहा कि आप इसकी कीमत कम रखें। वो कहा कि कीमत तो हम नहीं कर सकते, हम तो व्यापारी हैं। तो बातचीत होते रही 2 दिन 4 दिन। तो फिर मैंने सुझाव दिया भाई हम इसका पेपर बैग छपाएं, आप लाइब्रेरी एडिशन कीजिए, आप 100 गुना कीमत रखें। तो बात लगभग तय हो गई और मैंने कि मैं 25,000 रुपया नहीं दूंगा। ये तो कोई बात नहीं। दोनों तरह का मैटर प्रेस में छपना शुरू हुआ और दुखद या सुखद बात यह हो गई कि लाइब्रेरी एडिशन आज तक नहीं छप सका। और पेपर बैक एडिशन अक्टूबर 2012 में छपा, 1100 कॉपी पहली बार छपी। नवंबर में दूसरा एडिशन छपा, 500 कॉपी छपी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 500 कॉपी छपती रही। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि लगभग 40 से 50,000 कॉपी उस नॉवेल की छपी। संभवतः देश की पहली किताब होगी। अब वो किसी और को हमने दिया, इसलिए कि मैं उसको गांव-गांव लेके गया, कस्बों में गया, शहरों में गया, झूला में लटका था, किताब ले जाता था, लोग मुझे पैसा देते थे। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, सुखद अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। तो हमें अच्छी बातें बतानी चाहिए, नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नकारात्मक लोगों को कूड़े में फेंक देना चाहिए। ये उपन्यास छपने से पहले बौद्ध धर्म से संबंधित संस्था दिल्ली में थी। 12,000 रुपया खुद मेरे घर पे आके दिया और ऐसे दिया। तो ये किताब आप लिख रहे हैं, ये हमारी तरफ से बिना कोई कंडीशन के ये मदद है। किताब छप गई। एक बहुत बड़े बिल्डर हैं दिल्ली में, वो डेली अखबार भी निकाला था मैंने, उन्होंने कुछ किया था। 2 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया डेली अखबार निकालने में। वो एक अलग कहानी है। मेरे घर आए 50,000 रुपया लेके नगद, और ऐसे करके 50,000 रुपया मुझे दिया। नैमिष राय जी आपकी लिए धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत। मैंने की 50,000 रुपये की किताब ले लीजिए, गाड़ी में भर के ले गए। मेरी किताब वही उत्तरी भारत में जन्मदिन पे और शादियों में वितरित की जाती थी और की जाती रही हैं। एक बात और बताना चाह रहा हूँ, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया मुझे लोगों ने मदद की एक उपन्यास से केवल। नो लॉस नो प्रॉफिट पर यह किताब मैंने आगे बढ़ाई। तो वो बात आगे बढ़ी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक लेखक का कर्तव्य है कि जो उसके पात्र हैं, गांव कस्बों में झोपड़ियों में रहती महिलाएं काम कर रही हैं, उनके बीच उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो लेखन का कोई अर्थ नहीं है। मुझे वीरांगना झंझारी बाई पे 2 लाख का पुरस्कार मिलता है। BBC छापती है कि देश के पहले राइटर नैमिष राय जी को आजाद भारत का पहला पुरस्कार 2 लाख का मिलता है, उससे पहले किसी को नहीं मिला। मैंने पत्नी को कहा 2 लाख का पुरस्कार मुझे मिला, मैं 40,000 रुपया उन कामगार महिलाओं को देना चाहता हूं जो मेरे घर में काम करती हैं, पड़ोस में करती हैं, जो रिक्शा चलाती हैं और जो घर में दूसरे काम करती हैं। मेरी पत्नी ने कहा आपका सुझाव अच्छा है, आपको आज़ादी है, आप 40 क्या 50,000 रुपया दें। मैंने 50,000 रुपया उन महिलाओं को दिया, मुझे अच्छा लगा। साथियों, एक बात तो मैं चुनौती के रूप में आप सभी को बताना चाह रहा हूं, मैं पहले से बताता रहा हूं।
मराठी मानस जो है, दलित कहें, बहुजन कहें, अम्बेडकरी मानस कहें, उनको महाराष्ट्र के बाहर निकल के देखना चाहिए महाराष्ट्र के बाहर क्या हो रहा है। वो नहीं देखते, अब देखना शुरू किया है कुछ थोड़ा बहुत मैंने, चाहे वो इतिहास की बात हो, चाहे भाऊ लोखंडे ने कोई किताब लिखी हो, मैंने पढ़ी किताबें इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी ने भी किताब लिखी है वो महाराष्ट्र के बारे में ही केवल उनके लोगों का ही वर्णन किया है। पहले व्यक्ति डॉक्टर क्षीरसागर औरंगाबाद में प्रतिष्ठित रहे, डॉक्टर क्षीरसागर पहले व्यक्ति, मैं उनको सलाम मारता हूँ। उनकी किताब द पायनियर ऑफ दलित ऐसा करके लिखी अंग्रेजी में, वो पहली बार महाराष्ट्र के बाहर निकल के गए, केवल एक आदमी 70-80 सालों में लिखने के लिए मना। तो ये एक परंपरा, नई परंपरा आपको डालनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के बाद क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के बाद साहित्य किस तरह से जा रहा है, महाराष्ट्र के बाद कितनी महिलाएं आत्मकथाएं लिख रही हैं, महाराष्ट्र के बाद कौन कौन से आंदोलन चल रहे हैं, महाराष्ट्र के बाद सफाई कर्मियों का क्या आंदोलन है, उस पर काम होना चाहिए। दूसरी बात है कि भाषा का एक माने बाधा नहीं होनी चाहिए। मराठी, हिंदी, कन्नड़ भाषा आदि का साहित्य में उनको आदान प्रदान होना चाहिए, अनुवाद होना चाहिए। उससे मालूमात होता है कि कहाँ क्या क्या छप रहा है। बहुत तेज गति से अभी उत्तरी भारत में लिखा जा रहा है। लगभग 40 आत्मकथाएं लगभग उत्तरी भारत की महिलाओं ने आज की डेट में लिख चुकी है। 40 आत्मकथा आ चुकी उत्तरी भारत से। मेरी किताब अभी आई है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, 100 दलित आत्मकथाएं वाणी ने छापी है। 140 आत्मकथाएं मेरे घर पे रही, उनको पढ़ा, उसके बाद 100 टाइटल से वो किताब आई। उसमें बहुत सारे आपसे भी मुलाकात में घर पे गया था, इसलिए आत्मकथा से संबंधित हमें मालूमात चलता है। साथियों, एक उपन्यास लिखने के लिए लगभग 5 और 6 साल मुझे लगे। आज बाजार बंद है। देवदासियों की बस्तियों में गया, कर्नाटक को ऊपर जाइए सौंदर्य पहाड़ी पर, पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूँ। देवदासियों से बातें की, उनका जीवन देखा, उनके कपड़े देखे, उनकी परिस्थितियाँ देखी, तब जाके एक उपन्यास आज बाजार बंद है वो लिखा। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी जो देवदासी हैं बाद में वो वैश्यावृत्ति के बाजार में गई, उस तरह से जिसको रेड लाइट एरिया बोलते हैं। देश के कम से कम 40 रेड लाइट एरिया में मैं खुद गया, एक भाई बन के गया, पिता बन के गया, चाचा बन के गया। और मैं जानबूझ के ये बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो जीबी रोड है, मुझे मास्टर भी कहती हैं अधिकांश, और जब मैं जाता हूँ उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, मास्टर जी आ गए। एक लेखक का कर्तव्य बनता है। देश की 20% आबादी अंधेरे के अंदर भटक रही है, और हम अपने आप को लेखक कहते हैं, हम उनसे बेखबर हो गए हैं। क्यों बाबा साहब, आप उनको दलित नहीं मानते? या मुझे बता दीजिए आपके महाराष्ट्र में किस लेखक ने उन पर कितना शोध किया, कितना काम किया? उत्तरी भारत में बहुत लोगों ने शोध किया, गए वो वहाँ पे मीटिंगें ली हैं। कलकत्ता में जाता हूँ, वहाँ जो रखेल जिनको बोलते हैं, उनके आंदोलन में मैं शरीक होता हूँ। तो सवाल है कि लेखन कोई एक ये नहीं है भाई, ये उसकी सीमा है लेखन की, आप उसके बंद कर लिखेंगे। लेखन का एक विस्तार है, पूरी दुनिया हमारी है, तो उस पर हमें साथियों लिखना चाहिए। इसलिए कि लेखक का एक कर्तव्य है कि वो हमें अपने आप को पहले बदले,
मैंने जो ये इसका जिक्र किया वो इसलिए कि वो आज बाजार बंद है। उपन्यास लिखते लिखते मैं कैसे बदलता हूँ। मैंने उसको बेटियाँ माना, बहन बेटियाँ मानता हूँ मैं। जो रेड लाइट एरिया में किसी मजबूरीवश वो काम करती हैं, मैं उनको बहन बेटियाँ मानता हूँ। पूरी दुनिया का साहित्य उठा लीजिए, मैं कोई अपनी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ यहाँ। आप बताइए कौन सा दूसरा राइटर है, तीसरा राइटर है, पांचवा राइटर है जिस राइटर ने उनको बहन बेटियां माना। मैं ये बात जानबूझ के कह रहा हूँ आपको। वहाँ जाइए अंधेरे में वो क्या करती हैं, किस तरह से उनका जीवन है। शीला दीक्षित जो वहाँ की मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी, बयान पत्रिका जो मैंने निकाले वो उन्हीं का बयान था। ऐसा मेरा उद्देश्य था और शीला दीक्षित ने मुझे मदद किया। उन्होंने कहा हम कंप्यूटर लगवाएंगे वहाँ जीबी रोड पे जाके, वो अपने बयान देंगी, आप दर्ज करना। वो काम आगे नहीं बढ़ा, वो अलग बात है। तो लेखन एक विस्तारित रूप में आगे बढ़ता है साथियों। लेखन कोई नस्ल जाति का वो नहीं करता है। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब लिखता था आलेख, जाता था जगह, मेरे लिए कोई दलित, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, मैं कोई भेद नहीं करता था। मैं कलम को तलवार बना के लिखता था। अधिकांश दलित समाज के लोग, अधिकांश दलित राजनीतिक, अधिकांश दलित सोशल वर्कर वो मुझ पर हमले भी कराए गए। इसलिए गलत आदमी गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे आप ब्राह्मणों पे कोई ये नहीं करते, दलित हैं, उसने एक शादी कर लिया, 2 शादी कर लिया, 10 मकान बना लिए, वो रात को दारू पीता, रात को क्लब जाता है, तो आप ऐसा क्यों लिखते? मैं कहता हूँ लिखना चाहिए। देश का एक नागरिक अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, चाहे वो दलित है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका चाचा है, उस पर भी लिखना चाहिए। ये गलत एक परंपरा है, अधिकांश लोग यही कहते हैं। ब्राह्मणों पे लिखो, ब्राह्मणों को नंगा करो। अरे भी क्या मिला ब्राह्मणों को नंगा करने में, आप बताइए। 80 साल में लगभग 80% ताकत दलितों ने, बहुजनों ने इस पे लगा दी कि ब्राह्मणों को नंगा करते रहे, गालियां देते रहे, कपड़े उतारते रहे। क्या मिला आज की डेट में, आप बताइए। अपने आप को मजबूती नहीं दी। आज की डेट में पूरे भारत में कोई टीवी चैनल किसी का नहीं है, कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अखबार नहीं है। क्या है आपके पास? और ब्राह्मण किस तरह के आ गया है वो सब आप जानते। वो इसलिए कि केवल आलोचना करने से काम नहीं चलता है साथियों। मैं आरंभ से ये बात कहता रहा हूँ। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम, और तथागत का तो सिद्धांत है, तथागत ने हमें यही सिखाया, इसको गाली मत दो। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। एक उपन्यास लिखा मैंने, अब दूसरी किताब की बात सुनिए जो बौद्ध धर्म पे मैंने शुरू किया। पूरे देश का मैंने दौरा करने की कहानी है। 4 महीने से 20 दिन मैं दिल्ली के बाहर रहता हूँ। अभी बहुत सारी जगह गया। अब मैंने कुछ साथियों को कहा, राम मोहन जी को भी कहा कि भाई मैं दोबारा आना चाहता हूँ कोकण में। मेरे केवल खाने का अरेंजमेंट कर दीजिए, रहने का अरेंजमेंट कर दीजिए, तो वो काम मैं आगे बढ़ाऊंगा। तथागत पे लिखने के लिए मैंने अपने आप को पिछले 10 साल से कैसे बदला है, बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी सीमित आवश्यकताओं को मैंने सीमित कर दिया है। करोड़ों आदमी नहीं कर पाते। करोड़ों आदमी मरते मरते उम्र कितनी भी हो जाए, उसको एक आग उनके भीतर होती है पैसे के प्रति। हर तरह की आग होती है। उस आग से साथियों हमें छुटकारा पाना चाहिए। वो मैंने किया। बहुत मुश्किल काम है, वो मैंने किया। जानबूझ के 10 साल हो गया, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
मेरे बच्चे सब सेट हो गए हैं, मेरी पत्नी रिटायर्ड हो गई है, मुझे क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कहीं भी खा लेता हूँ। अभी सुनील जी को कल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भूख लग रही थी, मैंने कहा भाई मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ यार, नाश्ता कराओ। क्यों? तो सवाल है साथियों कि मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आया और आप लोग मुझे अच्छा लगता है कि जब भी महाराष्ट्र आता हूँ कम से कम 20 से 25, 30, 40, 50 लोग वो मेरे इर्द गिर्द आके वो मुझे शुभकामनाएं देते हैं, जय भीम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, सम्मान देते हैं। यही है। पवार साहब घरों में जाता हूँ उत्तरी भारत में, चाचा जी आ गए, दाढ़ी बढ़ा दिया था मैंने, पीछे कहते बाबा जी आ गए, कोई दादाजी आ गए, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? इस सम्मान तो साथियों ऐसा कि सम्मान लेने के लिए तो आपको कोई डिग्री हासिल करनी नहीं पड़ती। तो मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ, अपनी बात खत्म करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और पुनः मैं यार एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे भीतर जितना कुछ है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा और आप सब साथियों के द्वारा जो मैं इधर बराबर आता रहा, वो ताकत, वो जद्दोजहद, वो मिलिटेंसी, जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, समय नहीं है मैंने जीवन में क्या क्या किया और कैसे मुक्ति के लिए दरवाजे तोड़ डाले, कैसे किताबें लिखी, इस हालत में मैं घूमता रहा था पागलों की तरह से। अभी तो आप मुझे देख रहे हैं, ठीक ठाक लगता हूँ आपको। तो सवाल है कि लेखन एक समय की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साथियों हमें अपने उद्देश्य को बड़ा करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में मैं 6.5 साल रहा। बात खत्म करते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल में संपादक रहा, 3.5 साल चीफ एडिटर रहा। बाबा साहब के जो अनपब्लिश्ड वॉल्यूम है उनको 11 भाषाओं में कराने की जिम्मेदारी मेरी और अन्य साथियों की थी। वो मैंने काम किया, वहाँ से पत्रिका निकाली। लेकिन अंतिम बात मैं बताना चाह रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का अकाउंट होता है। सुनने वाली बात है, बहुत संक्षिप्त 2 मिनट की बात। ये 90 के दशक में उसका जो बैलेंस अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का हमारे ऑफिस का देखेंगे तो कम से कम 150 करोड़, लेकिन उसका ब्याज खत्म नहीं होता था। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का इतना पैसा था कि उसका जो ब्याज मिलता था वो भी खत्म नहीं होता था। काम होते थे जितने होने थे। और अभी पीछे मैंने जो पत्रिका निकाली सामाजिक न्याय संदेश, कई मेंबर पार्लियामेंट को कहा उनको शर्म आनी चाहिए, पार्लियामेंट में सवाल उठाइए। मेरी जो पत्रिका सरकारी माने उसकी फाइल गुम कर दी गई। सामाजिक न्याय संदेश की सरकारी पत्रिका, उसकी फाइल गुम कर दी गई, वो नहीं है हमारे पास। क्यों? सवाल है, अंतिम बात, 99% बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऑफिस में दलित समाज के लोग काम करते थे। 1-2 अभी तब्दील हुआ। मैं इसका विरोध करता हूँ। ब्राह्मण आदमी भी काम करेगा, मुसलमान भी काम करेगा, हर जाति का आदमी काम करेगा तो काम वहाँ ईमानदारी से ठीक ठाक होगा। सारे दलित हैं, सारे डायरेक्टर दलित, सारे मंत्री दलित, उसके बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन में उस तरह से काम नहीं हुआ। मैं तस्दीर गवाह हूँ, उसके लिए मुझे वहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ये क्या है? माने हमें हकीम या डॉक्टर बन के और हाथ में छुरा लेके उनका भी इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। की है माने और ऐसा माने बहुत अच्छा लगा मुझे। और
साथियों को धन्यवाद देता हूँ और मुझे आपने एक उद्घाटन के लिए बुलाया और मैं शुक्रगुजार हूँ मानो, क्योंकि मेरे जीवन वो सारी चीज़ें माने वो चलायमान है और उस तरह से आप लोग सम्मान देते हैं और उस तरह से उद्घाटन खाली एक शब्द है, ये सम्मान की बात है और ये माने भावना की बात है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आप सब लोगों को मैं फिर से जय भीम करता हूँ कि देश के बाहर घूमिए। मैं अभी एक किताब लिख रहा हूँ दलित सिंह कश्मीर, मैं 2 बार कश्मीर जा चुका हूँ। 7 जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, वहाँ हमारे लोग कितने जाते हैं, मणिपुर, इम्फाल, असम, वहाँ जाना चाहिए आपको। वहाँ भी दलित रहते हैं, वहाँ भी आदिवासी रहते हैं, वहाँ भी पिछड़े समाज के आदमी रहते हैं। पूरा देश हमारा है, पूरा देश नहीं साथियों, पूरी दुनिया हमारी है। जो कार्ल मार्क्स कहते थे मजदूर लोगों को कि भाई आप संघर्ष करो, सारी दुनिया हमारी है। मैं कहता हूं कि जय भीम कहते हुए आप संघर्ष करो, सारी दुनिया हमारी है। ताजा अपडेट्स आणि ताजा बातम्यांसाठी आजच सबस्क्राईब करा आपला सिंधुदुर्ग डिजिटल न्यूज चॅनेल। लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।